उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है। कई बार हम जैसे पिछले साल हमने एकड़ में अगर सच बोलने की बात आ जाती है तो मैं आपके सामने बता ही देता हूँ। एकड़ में करीब 8 लाख रुपए मेरे पिछले साल खर्च हुए थे और 22 लाख की स्ट्रॉबेरी मैंने सेल की थी। तो किसान भाइयों, अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले एक बढ़िया जानकारी इकट्ठा करिए। हाँ, नमस्कार, मैं हूं भानु मौर्य, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में और आपको बता दें कि आज हम एक स्ट्रॉबेरी के फार्म पर आए हुए हैं और काफ़ी बड़ा फार्म है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारे हाईटेक किसान हैं वो साथ में शिमला की खेती कर रहे हैं, टमाटर की इन्होंने खेती किया हुआ है और इसके साथ साथ जो अचारी मिर्च होता है उसकी खेती किए हुए हैं और साथ में जो बहुत सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं इसमें सरसों भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो मेन फोकस आज हम स्ट्रॉबेरी पर करने वाले हैं। एक बढ़िया जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं कि स्ट्रॉबेरी की फसल जो है अगर आप करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उनमें कौन कौन सी जो सावधानियां अपनानी होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होता है, कितनी खाद लगती है, पौधे कहाँ से उपलब्ध होते हैं। तो सारा डिटेल में जो है अभी हम किसान से जुड़ने वाले हैं और एक एक करके के सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सर हमारे बीच में आ चुके हैं, तो आगे हम सर से जानते हैं। सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर पहले अपने बारे में एक हमारे किसान भाइयों को परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सत्येंद्र कुमार वर्मा है। वैसे तो मैं रहने वाला ग्राम बरबसौली का हूँ, पोस्ट दौलतपुर, जिला बाराबंकी। लेकिन ये जो फार्म हमारा है ये सिसोरा गांव में। मैं प्रॉपर यहाँ पे रहता नहीं हूँ और थोड़े दिन के लिए ये फार्म है, फिर मैं वहीं मिलूंगा आपके। तो सर हम अभी आप देख रहे हैं काफी बढ़िया जो प्लाट स्ट्रॉबेरी का हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ आपने टमाटर भी लगाया है, जुगनी भी लगाया है, शिमला भी लगाया, अचारी मिर्च भी लगाया है। तो आज हम फोकस करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को एक बेहतरीन जानकारी सर आपके माध्यम से मिले, जिससे जो है अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो सारे उनके क्वेश्चन जितने भी जिज्ञासा उनकी हो और दूर हो सके और मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्नों को कवर कर। तो सर इसकी शुरुआत आपने कब से किया? नहीं, शुरुआत तो देखिए स्ट्रॉबेरी की अगर पहले के लगाने की बात की जाए तो मैं करीब 2012 से लगा रहा हूँ। उस समय स्टार्टिंग हमारा एक 1000 प्लांट से था। उस समय हमें ये भी नहीं पता था, हमें क्या किसी को नहीं पता था कि स्ट्रॉबेरी क्या है। बस हमको कहीं से मिल गई, हिमाचल प्रदेश से विजिट पे गए थे, ले आए, वहाँ से लगाया। फिर उसी साल हमने जो खर्च किया था मिल गया 2012 में, जबकि लखनऊ बेचने में भी बड़ी दिक्कतें थी, लोगों को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। तो उस टाइम से हम लगा रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, जो बचता है और एरिया भी हम उसी हिसाब से अपना डेवलप करते जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर माना जाए तो उत्तर प्रदेश में लाने वाले पहले हाँ, पहले 2012 से पहले किसी के पास नहीं थी। अच्छा। इसको स्टार्टिंग में हम ही लेके आए। यहाँ तक कि बेचने में भी लखनऊ में भी कई बार लोगों को बताना पड़ता था ये स्ट्रॉबेरी, क्योंकि ये 80% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्ट्रॉबेरी क्या है। तो ठीक है सर, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर आपने किया हुआ है। मैं एक किसान के दृष्टिकोण से रखते हुए सारे प्रश्न पूछूंगा। मैं 1 एकड़ का रेशियो लेके चलूंगा और 1 एकड़ रेशियो के हिसाब से आप सारी चीज़ें हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। जी जी जी। तो सर जैसे 1 एकड़ है, अगर हमको स्ट्रॉबेरी लगानी है जी, तो इसमें पौधे कितने लगेंगे, मल्चिंग कितना लगेगा और जब खेत की तैयारी करेंगे तो बेसल डोज कितना लगेगा? देखिए 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगाने में मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा बता देता हूँ और फिर एक एक करके मैं बता दूंगा। 1 एकड़ में पैकिंग, लेबर, फर्टिलाइजर और तैयारी, ये करीब हमारा 7 से 8 लाख रुपए पहुंच जाता है। एक एक करके अगर हम आप जानकारी करना चाहें तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी हमारी सितंबर महीने से लगाने का काम शुरू होता है। 15 सितंबर सबसे सही टाइम होता है, बारिश लगभग जा चुकी होती है, लेकिन 2 साल से इधर थोड़ा बारिश घट बढ़ जाती है, तो 10 अक्टूबर तक आप इसे आराम से लगा सकते हैं। और 1 एकड़ स्ट्रॉबेरी लगाने में आपका 22 से 25 हजार प्लांट लगता है, लेकिन सही टाइम में 22 ही हजार आपका प्लांट लगेगा। 1-2 हजार प्लांट आप एक्सेस रखना पड़ेगा, जो कहीं मर गए फीलिंग में, तो उसमें लगाना पड़ता है। अच्छा, तो ये सर जो प्लांट आते हैं तो ये इधर ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं या कहीं बाहर से मंगवाना पड़ता है? नहीं, देखिए ये तो हमारे यहाँ का है ही नहीं, हम तो कैलिफोर्निया का हमारा होता है, इंपोर्ट किया जाता है, जो हम कई बार पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मदर प्लांट ला करके और वहाँ लगाते हैं। अच्छा। और वहाँ से फिर इसके सकर्स निकाल करके फिर यहाँ लेके आते हैं और यहाँ पे फिर इन्हें हम तैयार करते हैं। तो एक प्लांट की लगभग कीमत क्या पड़ जाती है यहाँ पर? इस टाइम तो 10 रुपए से 11 रुपए के आसपास की कास्ट पड़ जाती है। कभी क्या है 1-आध रुपया इधर हो गया उधर हो गया, बस कम ज्यादा 1-आध रुपया हो जाता है। अच्छा। 10 से 11 रुपये आप पकड़ के चलिए। तो 1 एकड़ में करीब 22,000 से 25,000 प्लांट लगते हैं। करीब
2.5 लाख रुपए का ये एकड़ का खर्च आता पौधे का। पौधे का आ जाएगा। जी। अच्छा अच्छा, एक चीज और सर, अगर पौधे क्या आपके माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर कोई फार्मर लेना चाहता है तो अच्छी क्वालिटी का जो हम अपने लिए मंगाते हैं, कई बार हमारे प्लांट 30-30 हज़ार की हमारी गाड़ियाँ वहाँ से आती रहती हैं और अपना तैयार किया हुआ प्लांट रहता है, तो उसमें से अगर कोई किसान लेना चाहे तो उसमें से हम दे देते हैं। तो किसान भाइयों, एक चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो है कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, हमको पौधे चाहिए। तो सर ने जो है बता दिया, नंबर शुरू में ही बता दिया, और सर के माध्यम से अगर आप संपर्क करेंगे टाइमली तो आपको पौधे भी उपलब्ध हाँ, हो उसमें जाएंगे। हमारी प्लांट पे पूरी जिम्मेदारी रहती है अपने प्लांट की कि हम किसान का पूरा सहयोग करें, लगाने से लेकर के तोड़ाई का और मार्केट तक की हम उसका साथ देते हैं, ताकि उसे नया किसान है तो उसे बड़ी असुविधाएं हो जाती कि इसे लगाएंगे कैसे, फिर इसमें दिक्कतें आएंगी, वो कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए हम साथ में, अगर वो हमें व्हाट्सएप पे हमारे जुड़ा रहेगा, फोटो देता रहेगा या बार बार में बात करता रहेगा, तो हम कई बार उसे बराबर सलाह देते रहते हैं कि इस टाइम में आप ये कर लीजिए, उस टाइम में वो कर लीजिए, तो हम सलाह देते रहते हैं। खासकर उन किसानों को जरूर जो विशेष रुचि रखते हों, बाकी फालतू के भी लोग फ़ोन करते हैं तो उन पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो सर ये हो गई पौधों की जानकारी। अब जब हम खेत की तैयारी करते हैं और बेड बनाने से पूर्व और बेड बनाने के उपरांत क्या क्या किन किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है? देखिए, बेड बनाने से पहले एक तो सितंबर के महीने में ही इस पे काम शुरू होता है, तो धान की क्रॉप तो हम कतई नहीं ले सकते, धान की फसल नहीं लेते, इसे चौमास खाली छोड़ना होगा और फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सूखे दिनों में जुताई करनी होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फंगस हैं जिनको आपको गर्म करके मिट्टी को बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इस पे जुताई करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर इसके बेड बनाएंगे। बेड हाथ से बनाना चाहे तो हाथ से बना लें, या मेरे पास मशीन है, देख करके आप उससे बना सकते हैं। तो उसकी रोपाई करने के पहले फर्टिलाइजर का विशेष ध्यान देना होगा कि डीएपी या एनपीके जो भी आपके पास समय से उपलब्ध हो, क्योंकि कई बार दिक्कतें आती हैं, तो वो ले लें। उसके साथ में कुछ जैविक चीज़ें हैं या गोबर की पांस है, ये सारी चीज़ें डाल करके फाइनली बुआई करके आप कर सकते हैं। अच्छा, जो सर आपने खेत की तैयारी की बात की, इसको अगर और स्पष्ट करना चाहें तो आप मई जून में जो है खेत जोत के छोड़ दें? हाँ, मई जून में थोड़ा सा इस पे जुताई करेंगे तो उसमें क्या है कि मिट्टी हमारी थोड़ी अच्छी बन जाती है और उसमें बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जो ख़त्म हो जाते हैं हीट की वजह से, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। और नहीं तो जुताई करने के बाद उस पर आप ढैंचा वैचा ले सकते हैं, टाइमली उसे ख़त्म करके फिर आप ये कर आप ले सकते हैं। अच्छा, तो बेसल डोज की अगर बात करें सर, अगर मान लीजिए बेसल डोज, कौन सी बेसल डोज कितनी मात्रा देनी चाहिए? देखिए, बेसल डोज जो रहती है वो लगभग स्ट्रॉबेरी में आलू वाला डोज रहता है, जो ऑलरेडी लोग आलू लगाते हैं तो आलू में जो डोज डालते हैं वही डोज इसका रहता है, क्योंकि बेसल डोज बहुत ज़्यादा हैवी लेके जलना पड़ता है। उसके बाद जब रोपाई हो जाती है, रोपाई के बाद फिर आपको एक एक करके ड्रिंचिंग और फर्टिगेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सर जो बेड बनाते हैं, इसको बेड की चौड़ाई कितनी रखें और बेड से बेड की दूरी कितनी रखनी चाहिए? देखिए, बेड की चौड़ाई हमारी जो है वो 3 रो में है। अच्छा, तो 3 रो में जब रहेगा तो 3 फीट का बेड आपको बनाना पड़ेगा। और अगर आप 2 लाइन में लगाना चाहते हैं, और कई बार होता है कि हमारे यहाँ कुछ किसान हैं जो फ्लड इरिगेशन करते हैं, खुला पानी देते हैं नालियों में, उनके लिए 2 फीट की बेड होनी चाहिए। 2 फीट से पौने 2 फीट और 1.5 फीट तक बेड होनी चाहिए, जिसमें आप 2 रो लगा सकते हैं। अच्छा, एक बेड से दूसरे बेड के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? दूरी करीब आधा फीट से थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए, 1 फीट रख लीजिए, क्योंकि चलने के लिए कई बार हमें आसानी से हम खड़े हो सके, तोड़ाई कर सके, तो बेड की दूरी 1 फीट से 1.25 फीट होनी चाहिए। अब सर बात आ जाती है प्लांटेशन की। तो प्लांटेशन जैसे आपने 3 फीट का बताया और 2 फीट का बताया, तो दोनों में कितने पौधे कितनी लाइन में लगाने चाहिए? देखिए, वैसे तो हम 2 फीट पे ही करते थे, 2 लाइन में ही करते थे। पीछे 2 साल से हम 3 लाइन में करते हैं। तो 3 लाइन में कई बार क्या होता है कि प्लांट हमारे ज़्यादा लग जाते हैं और 2 फीट में प्लांट हमारे कम लगते हैं। तो 22,000 से 22,500 प्लांट आपके 2 फीट में लगेंगे। और 3 फीट की अगर रो पे आते हैं तो आपका करीब 25 से और 28,000 प्लांट आपके लगेंगे। अच्छा, तो जैसे पौधे जो लगाने की दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.25 फीट होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1.25 फीट होनी चाहिए और बीच का गैप भी 1.25 फीट से 1 फीट का होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि लगभग इसका जो पौधे का रेडियस होता है वो
1.5 फीट के आसपास का या 1 फीट के आसपास का होता है। ठीक, अगर 2 लाइन में लगाते हैं तो सीधे लगाएं या जिग जैग लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहता नहीं, है? वो दोनों पैटर्न में जिग जैग रहेगा तो पौधे को थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाता है। अगर सीधी लाइन में लगाते हैं तो सारे पौधे आमने सामने हो जाते हैं, तो थोड़ी से फ्रूट एक दूसरे में जाके फंस जाते हैं, फिर उसमें ज्यादा घना के होने की वजह से दिक्कतें आती हैं। अच्छा, तो मल्चिंग शुरू के दौर में लगा देते हैं या कुछ दिन बाद लगाते हैं इसमें? नहीं, मल्चिंग शुरू के दौर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि बेड बनाने के बाद फिर हम जब पौधे लगा देते हैं, पौधे जब हमारे मान के चलिए कि 20 दिन के लगभग हो जाते हैं, जी। जब अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है, काफ़ी स्टैंड हो जाते हैं, चल जाते हैं, उस टाइम हम मल्चिंग डालने का काम करते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में अगर हम मल्चिंग लगा के कर देंगे तो हमारे यहाँ का क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और पौधे झुलस जाते हैं। फिर तो किसान भाइयों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं एकदम पॉइंट वाली चीज़ें हैं, जी तो इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब सर, जो पौधों को न्यूट्रिशन की बात आ गई, प्लांटेशन हमने कर दिया, तो कितने दिन बाद इनको क्या क्या खुराक देनी देखिए, चाहिए? पौधों पे क्या है कि शुरुआती दौर में जब हम लगा देते हैं तो तीसरे दिन से या चौथे दिन से हमें 19 और ह्यूमिक एसिड, सीवीड वगैरह जो है, इनका ड्रिंच करना होता है। पौधे को धीरे धीरे डेवलप करना होता है, तो 19 को देना होता है, फिर 3 दिन बाद फिर 20 को देना होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम रूटीन फॉलो करते जाएंगे, पौधा ग्रोथ करता जाता है, उस हिसाब से हम डोज और फर्टिलाइजर बढ़ाते चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ सर, आप पूरा जो सिस्टम आपने ड्रिप पर लगाया हुआ है, और ये जो 19 की आप बात बता रहे हैं और जो दूसरी खाद की बात बता रहे हैं, इसकी किसान को मात्रा कितने लीटर पानी में क्या रखनी चाहिए? क्योंकि इसका अगर डिसबैलेंस होता है तो पौधों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाँ, शुरुआती दौर में जो मात्रा होती है वो हमारा 15 लीटर पे 50 ml का डोज रहता है। कि 50 ग्राम अगर हम DAP लेते हैं, जैसे 19 लेते हैं या 20 लेते हैं, या कोई फंगीसाइड लेते हैं, तो 1 ml से 2 ml पर लीटर की डोज होती है ड्रिंचिंग के समय। क्योंकि हमें काफ़ी इसमें पहली बार में 2 ड्रिंचिंग करनी पड़ती है इस प्लांट पे, और ड्रिंचिंग करने के बाद ही ये पौधा धीरे धीरे अपने को ग्रोथ में लेके आता है। और फिर उसके बाद जब ये हमारा पौधा चल जाता है तो हम एक शेड्यूल फॉलो करते हैं कि अभी हमें ग्रोथ की स्टेज में 19 देना है, फिर 20 देना है, या 12 देना है। जैसे ग्रोथ से फिर फ्लावरिंग स्टेज में आया तो फिर हमें 0-52-34 देना है, या 13-40-13 देना। तो एक स्टेज के हिसाब से इसमें फर्टिलाइजर बढ़ाते चले जाते हैं। एकड़ में हर हफ्ते, वैसे तो 5 दिन का हमने शेड्यूल बना रखा है कि एकड़ में 5 दिन बाद हमें एक 5 किलो का फर्टिगेशन करना है। क्या करना है वो तो पौधे की स्टेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि फ्लावरिंग में है या ग्रोथ में है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, कई चीज़ें फ्लावरिंग को प्रमोट करती हैं। तो उस हिसाब से 5 किलो हफ्ते में डोज लीजिए। अभी सर पहले हम इसी खुराक के बारे में बात करेंगे जी इसके बाद फिर जो है फंगीसाइड और इंसेक्ट पे चलेंगे। जी तो जब ये पौधा पूरा रन पे आ जाता है, जिसमें पूरे फल लगने लगते हैं, जी और जी। इसका एक टाइम पीरियड होता है 2 महीने 2.5 महीने तक हाँ, ये चलेगा। 6 महीने की क्रॉप होती है। 60 डेज में इसकी तोड़ाई शुरू हो जाती है हमारी। पौधा लगाने जिस दिन आपने लगा दिया, 60 दिन में हमारी फ्रूटिंग पिकअप करने के लिए शुरू हो जाती है। तो जब इसमें फल निकलने लगते हैं जी। तो सबसे ज्यादा इस पौधे में किस खुराक की जरूरत पड़ती है? किसान को उस टाइम क्या ध्यान देना पड़ता है? देखिए, किसान को सबसे ज़्यादा इसके न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पौधे की कुछ भी औकात नहीं है। एक मान के चलिए मोस्टली 20 पत्तियां होंगी, तो इस पे न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा कि जितने जितने हिसाब से हमारा पौधा जिस स्टेज में जाएगा उस हिसाब से हमको न्यूट्रिएंट बढ़ाने हैं। कि अभी हमें हफ्ते में जैसे 0-32-34 चलानी है तो 5 किलो चलानी है, तो 5 किलो के साथ हम फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ा लेंगे, सीवीड वगैरह बढ़ा लेंगे। तो इस तरह के शेड्यूल बनाया जाता है। जो किसान लगाना चाहें लगाते हैं, अगर वो चाहेंगे तो हम उसे शेड्यूल भी फॉलो करते हैं। तो शेड्यूल हमारे पास रहता है, हम इसके बनाते हैं। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ भी अगर अनबैलेंस हो गया तो पौधे लाल होके मरना शुरू कर देते हैं। और फंगस की बात रही तो फंगस में कुछ ज़्यादा नहीं चलाते। जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो फंगस में एसिटामेप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड है और थायोफेनाइट है। इसी तरह की कुछ 2-4 चीज़ें
कॉमन है, जिनको हमें प्रिवेंटिव से लेके और आखिरी तक चलाना पड़ता है। अच्छा, उसकी मात्रा क्या रखनी चाहिए? क्योंकि सर आप तो काफी दिन से कर रहे हैं, तो उसका क्योंकि मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो बेवजह जो है पौधों पे नुकसान खर्च आता भी है। बढ़ जाता जी है। जी जी। नहीं, बेवजह किसान ना डालें, पौधे को समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे में किसी प्रकार का फंगस दिख रहा है, अगर हमें जैसे थायोपनाइट डालना है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालें, या हमें एसिटामेप्रिड डालनी है तो 2 ग्राम 1.5 ग्राम पर लीटर डालें। पौधे की स्टेज क्या कहते हैं उस हिसाब से हम अपना डोज घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्टली होता क्या है कि 2 ml या 2 ग्राम पर लीटर की सारी फंगीसाइड और इन लोगों की इनकी डोज होती है। कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जिनका एकड़ वाइज डोज होता है कि एकड़ में 80 ml चलेगा, 50 ml चलेगा, 60 ml चलेगा, तो उस पे लगभग कंपनियां दे ही रहती हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, सर का बता नंबर सकते हैं। दिया हुआ है। अगर आप उस स्टेज तक पहुंचते हैं, ये जी। नहीं कि शुरू में आप फोन करने लगे, हाँ उस स्टेज तक पहुंचते हैं, जब आपको जरूरत समझ में आए तो आप सर से कांटेक्ट कर हाँ, बात सकते कर हैं सकते हैं। और इनको आप फोटो भेज सकते हैं, तो पूरी हेल्प आपको मिल सकेगी। अब रह गई सर इसमें कीटों की, कौन से कीट इसमें लगते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो फसलों में हमें बचाना पड़ता है वो इंसेक्ट में व्हाइट फ्लाई है, एपिड है, जेसिड है, या इन सब चीज़ें जितने रस चूसक इंसेक्ट हैं, इनका बड़ा ख्याल हमें रखना पड़ता है। इनको समय समय पे मारना पड़ता है, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, जब हमारी सुंडी आ जाती है तो सुंडी वैसे जाड़े के क्रॉप में बहुत कम आती है, 1 ही बार 2 बार आती है, वो हमें इंसेक्टिसाइड ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आती है तो आप दे सकते हैं, या नीम ऑयल वगैरह भी चला सकते हैं, उस पे भी काम आपका हो जाएगा। अच्छा, अब वैसे सर अगर इंसेक्ट की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के मौसम में कौन सी दवाएं कारगर हैं जिनको स्प्रे करने पर कंट्रोल में आ जाता है? देखिए, इस पे कंपनियां बहुत बड़ा काम करती हैं। इस पे तो हमारे लिए कहना बड़ा गलत होगा, लेकिन अब ये है, आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम खाते क्या हैं जी। और खाने के हिसाब से जितने कम में काम चल जाए मित्रों, उतना कम से कम में काम चला लीजिए। और दवाएं तो वैसे मार्केट में अगर किसी से आप पूछेंगे, किसी कंपनी से बात करेंगे, तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा फंडा बताएंगे। तो उसको ना समझ करके आप अपने हिसाब से, अपने पौधे की समझ के हिसाब से आप इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड हैं उनको यूज करें। तो बहुत ही बढ़िया सर ने इसमें समझा दिया, और इसको आप लोग एकदम अंदर तक इसको सोच के आप लोग फॉलो करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य पे भी जो है प्रभाव डालती हैं, तो अगर ज़रूरी है तभी डालिए। और भी जो है अनायास आप पैसा उस पर ना खर्च करें, क्योंकि पैसा खर्च करना तो आप खर्च करते चले जाएंगे। हमें ये भी देखना है कि हमें दवा पे कितना खर्च करना है, फर्टिलाइजर पे कितना खर्च करना है, और इसमें प्रॉफिट भी हमारा कितना हो रहा है। तो आप थोड़ा सूझबूझ से काम करेंगे तो हमें लगता है कि आज के टाइम में खेती घाटे का बिजनेस नहीं है। और मैं करता हूँ, मैं तो चैलेंज देता हूँ कि मैं धान भी करता हूँ, गेहूं भी करता हूँ, तब भी हमें कुछ ना कुछ बच ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सर आ गई बात उत्पादन की। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन लगभग कितना हो जाता है इसमें? देखिए, उत्पादन तो बहुत ज़्यादा है। कई बार हम, जैसे पिछले साल हमने एकड़ में, अगर सच बोलने की बात आ जाती है तो मैं आपके सामने बता ही देता हूँ, एकड़ में करीब 8 लाख रुपए मेरे पिछले साल खर्च हुए थे, और 22 लाख की स्ट्रॉबेरी मैंने सेल की थी। अच्छा। हाँ, ये मेरा खुद का अपना है। तो एकड़ की और उत्पादन की कोई बात ना करे, फार्मर ये सोचे कि हम कितना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि यही स्ट्रॉबेरी है, लगा के लोग खत्म हो गए, दोबारा हिम्मत नहीं की। और मैं 12 साल से उसी ट्रैक पे चलता जा रहा हूँ और अग्रसर हूँ। बिल्कुल सर, 8 लाख रुपए एक एकड़ लगाने के लिए बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। कोई भी अगर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पहले कम से कम 10 बार सोचेगा। जी। तो किसान भाइयों, अगर आप करना चाहते हैं तो इसके बारे में पहले एक बढ़िया जानकारी इकट्ठा करिए। हाँ, इस पे काम करना होगा। अगर मान लीजिए किसी को करना है तो कितना से स्टार्ट करें? नहीं, मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा एरिया होगा तो हो सकता है मार्केट जाने में और ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा खर्च आएगा। तो 5,000 से 5,500 पौधे पे 1 बीघे का हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप 1 बीघे लगाइए और मेरे टच में रहिए। अच्छा। क्योंकि जितने भी फार्मर नए आते हैं, ज़्यादातर मैं उन्हें अपने टच में रखता हूँ। किसी भी फार्मर, चाहे जिससे पूछ लीजिएगा, टच में रहे। जहाँ भी कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो वो हमारे प्लाट पे आके देख भी सकते हैं और हमसे सजेस्ट भी कर सकते हैं। फ़ोन पे, व्हाट्सएप के थ्रू वो हमारे टच में रहें। एक चीज़ और सर, हम ये आपके प्लाट में इधर वाले में देख रहे हैं, ये कुछ रिंग्स लगी हुई है। ये रिंग्स का क्या है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। रिंग्स क्या है कि
बारिश हमारा जो है प्रकृति सबसे बड़ा दुश्मन है, किसान का, और सबसे बड़ा मित्र है। तो होता क्या है कि स्ट्रॉबेरी में जो जाड़े में बारिश होती है उसपे हमारी फ्रूट राट बहुत आती है, मतलब बेहिसाब आती है। इसमें कच्चा से लेके पक्का तक सब सड़ जाता है। तो बारिश के लिए हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इस पे हम क्या करते हैं, पॉलीथीन डालते हैं। जैसे बारिश आने वाली हुई, आजकल नेट पे सब कुछ मिल जा रहा है, फोरकास्ट में मिल जा रहा है कि बारिश होने वाली, तो उससे पहले हम इसे कवर्ड करवा लेते हैं। बारिश आके चली गई और हम उसे खोल देते हैं, इसलिए ये रिंग हम बनवाते हैं। बाकी जाड़े से इसका कोई नुकसान नहीं है। कई बार किसान सोचता है कि हमारे यहाँ जाड़ा होगा, पाला होगा। जितना अच्छा जाड़ा होगा उतना अच्छा पाला होगा, उतनी अच्छी यील्ड हमारी अच्छी आएगी और फल बहुत मोटे मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी से किसान भाइयों आप जुड़े रहिए, और सर का बताया हुआ कि मौसम आप लोग जो है किसी भी माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, मित्र के माध्यम से, हाँ, किसी भी माध्यम से अगर जो है आपको थोड़ी सी भी अगर सूचना मिल गई कि मौसम खराब होने वाला है, तो आप रेडी हो जाइए, उसको कवर करके रखिए। कवर करके रखिए। और होता कई बार है कि नए किसान, जैसे हमारे एक मित्र थे पिछले साल, उन्होंने क्या किया, बारिश में कवर तो करा दिया, उसके बाद वो लखनऊ चले गए और 2 दिन तक नहीं आए। बाद में मौसम खुल गया, तेज धूप हुई और उनका सारा पौधा झुलस गया। पॉलीथीन से कई बार ऐसा भी होता है कि पौधा उमस में आ जाता है, तो धूप निकलने से पहले या थोड़ी हल्की धूप निकले उसे खोल देना चाहिए। ये किसान भाई हमारे जरूर ध्यान रखें, नहीं तो काफी नुकसान हो जाएगा फिर। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक ऐसी ही एक बेहतरीन जानकारी के साथ, बेहतरीन किसान के साथ, जो जिनका एक अच्छा अनुभव रहेगा, हम मिलवाते रहेंगे, आपको एक अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। और किसान भाइयों को भी नमस्ते। नमस्ते।